मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में बाइक पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के लिए जनता से वोट मांगे। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही मुख्य पार्टियों अब कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जनता से वोटों की अपील करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज प्रचार प्रसार में पूरी ताकत सीएम धामी ने झोंक दी। और ये एक अलग ही रंग सीएम धामी का देखने को मिला। प्रचार प्रसार का बाइक पर सवार होकर जनता के बीच में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा का घेरा उनके चारों तरफ नजर आया और बीजेपी कार्यकर्ता उनके पीछे मौजूद रहे और तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील करते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील की। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी और साथ ही साथ अब सीएम धामी का एक अलग रंग चुनावी प्रसार को लेकर देखने को मिला है और गुप्तकाशी में बाइक रैली सीएम धामी की देखने को मिली है। इसके बाद यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से इस रैली में हिस्सा लिया गया। भाई बहनों, आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार नहीं 7 बार, क्योंकि उनके दिल में बाबा केदार और आप बसते हैं। और मुझे पता है कि आप सबके दिल में बाबा केदार के साथ साथ मोदी जी भी बसते हैं। बसते हैं ना? बसते हैं तो जोर से बोलिए, बसते हैं। जोर से बताइए, बसते हैं ना? आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आज पूरे केदारनाथ धाम में अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या 2013 की प्रलय के बाद इस प्रकार से केदार धाम आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर हो जाएगा? 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से आज अनेक पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य वहां कराए जा रहे हैं। हम केवल केदार धाम की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरी केदार घाटी में आदरणीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रसार बंद हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अब 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 को नतीजे आ जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए यहाँ पर निर्वाचन विभाग और साथ ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। इस साल 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी और साथ ही 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस उपचुनाव में भाजपा से आशा नोटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत और साथ ही उकांद से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन अरूढ़िया भी चुनावी मैदान में हैं। बीते 17 दिनों से सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब केदारनाथ उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और साथ ही साथ सुंदरलाल मुयाल, गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अन्य कांग्रेसी नेता ओकीमठ क्षेत्र में मौजूद रहे। हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगे और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। कहा कि बीजेपी राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब बाबा केदार की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बम्पर वोटों से जिताएगी। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहता है। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं।
और एक ढकोसला किया है इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है तुमको सारे देश में पलटा। रावत के टाइम पे हाँ, भाजपा तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 2022 में उन्होंने झूठ बोला, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। और मैंने भी चुनौती दे करके कहा है कि झूठ कहना किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को कानूनन जुर्म है। तुम मेरे ऊपर मुकदमा करो। मैंने तो कहा मुकदमा करो। मैंने तो उनसे कहा अपने बाप के बेटे को मेरे ऊपर मुकदमा करो। भारतीय जनता पार्टी के काम है, उनसे यहाँ की जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। और उसका बदलाव ठीक हरीश रावत जी जनता के आदमी है, जनता के बीच में रहते हैं और उन्होंने अपने टाइम समय में अथाह विकास किया है इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का। और उत्तराखंडीयत का प्रचार इतना हुआ, आज जो बड़े बड़े कहते हैं कि मोडवा और झोरा और काले भट्ट जो है वो हरीश रावत जी की देन है। उन्होंने इसको प्रचारित किया। यद्यपि इसको छीन करके प्रधानमंत्री जो है कहता है कि मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लगातार गांव-गांव जाकर आम लोगों से, जनता से वोट मांग रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। देखिए, ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जहां भी जा रही हूँ ये जन सैलाब, महिला, हमारे गांव के ग्रामीण, नर नारी, युवा, बच्चे सब कमल खिलाने में लगे हुए हैं। और ये मोदी जी की जो विकास की नीति है, लगातार मातृशक्ति को सम्मान देना, युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना और गाँव का विकास करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, केदारनाथ के विकास के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि हमारी मातृशक्ति का, सभी ग्रामवासियों का, युवाओं का भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन और जो जन सैलाब के साथ लोग अपना साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि 23 तारीख पूरी विधानसभा में भारी बहुमत से कमल खिलने वाला। उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के 4 धाम यात्रा भी समाप्त हो गई। सूत्रों ने कहा है, जानकारी दी है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सूत्रों ने बताया कि रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट परंपरागत पूजा अर्चना और रीति रिवाज के साथ बंद हुए। शीतकाल के लिए बंद किया गया। इस दौरान सेना के बैंड की धुनों और साथ ही भक्तों की जय बद्री विशाल के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। कपाट बंद होने के मौके पर धाम को 15 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया था और इस दौरान मंदिर में साल की आखिरी पूजा देखने को भी मिली और 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान चोपता के बाजार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में शराब पकड़ी गई। मौके पर मनोज रावत और उनके समर्थक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मौके पर ही धरने पर बैठे कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत समेत कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर जा पहुंची और जमकर हंगामा भी किया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने को अब कमजोर समझने लगी है। उसे लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब शराब बांटने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार बाबा केदार बीजेपी को उसकी करने का फल अवश्य देंगे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मैंने कहा कि सरकारी तंत्र का, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता बल का पूरा दबाव प्रशासन पर है और एक मिली भगत है, गठजोड़ है। ये चाहते थे कि हम इन प्रकारेण
इस चुनाव को जीतना चाहते थे और सब हथकंडे बेकार साबित हुए हैं। और मेरा मानना है कि जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है, परिवर्तन का माहौल दिखाई दे रहा है और सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोग कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। हरिद्वार में वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री विक्रम मिस्त्री का रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री का अभिनंदन किया, तो वहीं कलेक्ट्रेट भवन में मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं और उनके साथ ही समाधान को लेकर भी चर्चा हुई है। मंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी की शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने की कवायद परवान चढ़ते दिखाई दे रही है। तो वहीं अब आपको बता दें कि इसी के चलते जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में भिक्षावृत्ति उन्मूलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की तरफ से विगत सप्ताह से भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों हेतु तैयार किए गए माइक्रो प्लान को जिलाधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है और साथ ही इसी दौरान रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों को इंसेंटिव केयर शेल्टर में उचित माहौल उपलब्ध कराए जाने को लेकर 3 सामाजिक संगठनों से जिला प्रशासन का MOU हस्ताक्षर आपस में अंतरित हो गया है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था तो वो पूर्ण हो गया है और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड स्टडीज, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीजों से बच्चों को एंगेज किया जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर मोहल्ला कड़च में भूमाफियाओं की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। इसे लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया है कि शेर सिंह नाम का व्यक्ति जो एक शराब माफिया है, वो लगातार ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शेर सिंह पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वह अब दोबारा कब्जे की कोशिश में है। पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि जांच के बाद जरूरत पड़ने पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। श्री शेर सिंह मोहल्ला कड़ा ज्वालापुर में शराब माफिया भी है, भू माफिया भी है, अरबों रुपए की जमीन बेच रहे हैं। सरकार पता नहीं कहाँ सोई है। मैंने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कहा था, मैंने विकास प्राधिकरण के सचिव को कहा था, किस शय के ऊपर उसको रोका जा रहा। आज बाहर का गेट लगाकर अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है, फुटों के हिसाब से बेच दी है। उस पर निर्माण भी कार्य चल रहा है। आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि इसके बारे में तुरंत अपना जिलाधिकारी, SDM, SSP और BHL और उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है CM RM सीटकुल, इनकी कमेटी बना के तत्काल रोका जाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बार बार दर्शा रहा हूँ, 2 बार पहले बुलडोजर चल चुका है और पूरन सिंह राणा यहाँ पर बुलडोजर लेकर जाने वाले थे, किसी कारणों से उस दिन रुक गए। पूरी पत्रावली तैयार है। अरबों रुपए की जमीन के ऊपर भू माफिया ने कब्जा कर रखा।
अल्मोड़ा एनएच हाईवे कवारप पर दरक रही पहाड़ी से अब सड़क मार्ग बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, इसका प्रतिकूल प्रभाव बाजार पर भी पड़ने लगा है। अल्मोड़ा शहर के व्यापारी ट्रांसपोर्ट की किल्लत के साथ महंगाई बढ़ने के आसार भी हैं। तो विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों का यह कहना है कि मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण जो माल भाड़ा है वो बढ़ चुका है, यानी कि किराया बढ़ चुका है, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी और मेडिकल स्टोर में दवाइयां नियमित नहीं मिल पा रही हैं। मरीज परेशान हैं। व्यापार मंडल का यह कहना है कि पिछले 1.5 महीने से क्वारप पर पहाड़ी दरक रही है। मार्ग बाधित होने के कारण आम जनता परेशान है। सरकार को नियमित समय में इस मार्ग को ट्रीटमेंट देना चाहिए और जनता को राहत भी देनी चाहिए। क्वारप पुल को बंद हुए 2 दिन हुए हैं। पूर्ण तरीके से यातायात प्रभावित हो गया है, व्यापार प्रभावित हो गया है। हमारा टूरिज्म बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र इस पर निर्णय लें कि करना क्या है। ये नहीं कि 1 साल 2 साल तक के इसको टाला जाए। जिस शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि चाहे 10 दिन ले हो, लेकिन इसको पूरा गिराया जाए। ये नहीं कि भैया कुछ कार्य नहीं किया जा रहा और पुल को बंद कर दिया गया है, यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। आप ये देखिए, कुछ दिनों में अगर ऐसी रहा तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। शादियों का सीजन है और पूरे की अल्मोड़ा की सम्रांत जनता कष्ट झेल रही है और कहीं ना कहीं पे 1.5 महीने से लगातार प्रशासन झूठा आश्वासन कर रहा है। निश्चित रूप से पूरे शहर को इससे फर्क पड़ रहा है। विशेषकर अगर दवाओं की बात की जाए तो दवाएं जो मरीज की उपलब्धता के हिसाब से तुरंत ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास 9 या 10 बजे तक पहुंच जाती थी। आज का आलम यह है कि 4 या 5 बजे शाम तक मिलती है और वो पीरियड एक ऐसा होता है कि दूरस्थ इलाकों से आया हुआ आदमी 2 बजे तक हर हाल में घर को लौट जाता है, तो उसको दोबारा एक खर्चा फिर वहन करके नेक्स्ट डे फिर आना पड़ता है दवा। हरिद्वार में बिना सत्यापन कराए मकान में किराएदार रखना मकान मालिकों को भारी पड़ गया। जिले भर में पुलिस की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान में पुलिस को 47 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,47,000 के कोर्ट ने चालान कर दिए। मौके पर 1,591 लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही साथ जो संदिग्ध मिले 63 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 35,750 रुपए का नगद जुर्माना वसूल किया गया। सभी को किराएदारों, घरेलू नौकरों और बाहरी व्यक्तियों का जल्द सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं और इंतजाम किए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। अब ऐसे में सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने यह बताया है कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा, जिसे गन्ने की ट्रालियों और साथ ही साथ सड़क किनारे खड़े हुए पेड़ों और अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा, ताकि लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्शन के साथ लोग इनसे सावधान हो सके। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान दे रहा है कि उसमें भी रेडियम का इस्तेमाल हो। सड़कों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए सफेद लाइनों पर विशेष पेंटिंग की जाएगी। तो वहीं रश्मि पंत ने यह कहा है कि यह कदम न केवल वाहन चालकों को सुरक्षा देगा, बल्कि सड़क पर यातायात को भी सुचारू बनाएगा। विभाग की टीम जल्द ही इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम शुरू करने वाली है। से हम अपील तो करते ही हैं रिफ्लेक्टर टेप लगाने की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया प्रयास किया है। हम लोगों ने अपने जनपदीय सड़क सुरक्षा के बजट में एक प्रावधान किया है कि हम लोग रेडियम टेप को और खरीदेंगे मार्केट से, और विशेष रूप से जो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है उनमें, और रोडों के किनारे जो पेड़ हैं और या बिजली के खंभे हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग रेडियम टेप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी की रेडियम टेप, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो वाहन चालक हैं उनको सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कल जिलाधिकारी महोदय ने सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को भी ये निर्देशित किया है कि कोहरे के दृष्टिगत जो रोड मार्किंग्स हैं, जिनमें हम रोड की साइड्स को डिफाइन करते हैं, वो व्हाइट लाइंस को प्रॉपरली पेंट करें। इसी महीने के अंतर्गत उनको ये काम करने के लिए निर्देशित किया है।
देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यह कहा है कि कॉलेजों में अभियान चलाकर हम युवाओं को ये बात बता रहे हैं, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वह अपने वाहन को उतनी रफ्तार से चलाएं जितने में वह नियंत्रित हो सके अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने युवाओं से निवेदन किया है कि शराब का सेवन करके गाड़ी न चलाएं ताकि रास्ते पर चल रहे अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। दो दिन पहले जो ये भीषण और बेहद दुखद जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रोग्राम में और विभिन्न जो है कॉलेजेस में, खासकर हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हैं युवा साथी ही थे जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे, तो उसी के संबंध में युवाओं को खासकर हम लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, कृपया करके एक तो अपने वाहन को जो है सावधानी पूर्वक चलाएं और उतनी ही स्पीड उसकी रखें जितनी कि इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। ओवर स्पीडिंग कतई ना करें। और इसके बाद जो दूसरा एक प्रमुख कारण आता है एक्सीडेंट होने का, ड्रंकन ड्राइविंग। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि शराब का प्रचलन ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसको ड्रंकन ड्राइविंग के बाद गाड़ी को खबर देहरादून से है, जहां पर देर रात एक धुन पुलिस का चेकिंग अभियान देखने को मिला है। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वाहनों के चालकों की एल्कोमीटर से जांच भी की जा रही है ताकि ये जांच हो सके ताकि चालक कोई नशे में तो नहीं वाहन चला रहा। शहर में रात में शराब पीकर हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है, चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने सभी मार्गों पर चेकिंग की है और इस दौरान स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीयू की विभिन्न टीमें तैनात की गई। हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पूरे जनपद में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर श्यामपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी को अंजाम दिया है। श्यामपुर क्षेत्र में विभिन्न होटल, ढाबों और शराब के ठेकों के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और साथ ही पुलिस ने अलग अलग जगहों पर ऐसे 35 लोगों को दबोच लिया जो कि खुलेआम जाम छलकाते नजर आ रहे थे, यानी कि दारू का सेवन कर रहे थे। सभी को पकड़कर थाने ले जाया गया, सबका चालान काटा गया। पुलिस का यह कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का घुसना लगातार देखने को मिल रहा है। बीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आत्मका, जिसके बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति धीमी की। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैक से हटाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेन को फिर से इस ट्रैक पर दौड़ाया गया। धीरे धीरे ट्रेनें फिर से चलने लगी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। जंगली जानवरों का लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में आना जाना बना हुआ है। ये वन्यजीव संरक्षण और साथ ही सुरक्षा उपायों पर सवाल भी खड़े करता है।